पीएम मोदी से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की मुलाकात पर बड़ी खबर आ रही है। दोनों नेताओं के बीच अलग से ही बात हुई। दरअसल पीएम मोदी से मिलने के लिए जब उद्धव ठाकरे गए थे तब महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार और कैबिनेट मंत्री अशोक चव्हाण भी मौजूद थे। हालांकि अशोक चव्हाण से जब उद्धव और पीएम मोदी के अलग से बैठक पर सवाल किया गया तो उन्होंने उद्धव ठाकरे से पूछने को कहा, लेकिन बाद में उद्धव ठाकरे से जब न्यूज 18 ने सवाल किया तो उन्होंने पीएम के साथ अलग से भी बैठक की बात कही। तो आज ये महत्वपूर्ण मुलाकात रही। दिल्ली में पीएम मोदी से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की ये मुलाकात और दोनों नेताओं के बीच अलग से इस पर बात भी हुई। दरअसल उद्धव ठाकरे ने ही कुछ और वक्त अलग से मांगा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करने के लिए। पीएम मोदी से मिलने के लिए जब उद्धव ठाकरे गए थे तब महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार और कैबिनेट मंत्री अशोक चव्हाण भी मौजूद थे। हालांकि अशोक चव्हाण से जब उद्धव और पीएम मोदी की अलग से बैठक पर सवाल किया गया तो उन्होंने उद्धव ठाकरे से पूछने को कहा, लेकिन बाद में उद्धव ठाकरे से जब न्यूज 18 ने सवाल किया तो उन्होंने पीएम के साथ अलग से भी बैठक की बात कही है। लेकिन यही सवाल जब अशोक चव्हाण से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इसका जवाब उद्धव ठाकरे ही देंगे। तो ऐसे में अब सियासी पारा भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है कि आखिरकार ये अलग से जो बैठक हुई उसके मायने क्या हैं, क्योंकि वो अलग से वक्त उद्धव ठाकरे की तरफ से मांगा गया था और ये कहा गया था कि कुछ उन्हें और बात करनी है। वो कौन सी बात थी, इस पर अब सबकी नजर है। दो खास सहयोगी इस वक्त साथ हैं। अमिताभ सिन्हा न्यूज रूम से हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और नीरज कुमार दिल्ली से हमारे साथ लाइव हैं। नीरज का रुख सबसे पहले। नीरज, जरा बताइए, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सबकी नजर थी, क्या कुछ कहा था उद्धव ठाकरे ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर, और जो अलग से उनकी मीटिंग हुई उस पर भी उन्होंने कुछ कहा क्या? देखिए, दोनों सवाल न्यूज़ 18 इंडिया की तरफ से ही पूछा गया था, चाहे अशोक चौहान की बात करें या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की बात करें। उद्धव ठाकरे पहले थोड़े नाराज़ ज़रूर हुए क्योंकि सवाल का जवाब यस या नो में मांगा गया था और उससे पहले उन्होंने मराठी भाषा में ये जानकारी दे दी थी कि निजी तौर पे उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात की है। लेकिन उनका एक बयान बहुत ही महत्वपूर्ण है इस सवाल के जवाब में कि क्या वो नवाज शरीफ से मिलने थोड़े जा रहे थे, देश के प्रधानमंत्री से मिलने जा रहे थे और उनके राजनीतिक तौर पे संबंध अभी भले ना हो लेकिन निजी तौर पे संबंध बहुत अच्छे हैं और उसी सिलसिले में ये मुलाकात हुई है। उद्धव ठाकरे का ये कहना था। और उससे थोड़ी देर पहले, महज 10 से 15 मिनट पहले, जब अशोक चौहान से न्यूज़ 18 इंडिया की बातचीत हुई और ये सवाल जब पूछा गया तो वो थोड़े से झिझके ज़रूर, और हालांकि उन्होंने ये कहा कि मुख्यमंत्री ही इसका जवाब देंगे। देखिए, इस मुलाकात में कोई राजनीतिक खिचड़ी पकेगी इस बात की उम्मीद तो कम लगती है, लेकिन हाँ, इस तरह की मुलाकात जब आप प्रतिनिधिमंडल के साथ जाते हैं और निजी तौर पे दो पार्टियों के, दो बड़े नेताओं की और दो ऐसी पार्टियां जिनकी पृष्ठभूमि एक लंबे वक्त तक एक साथ की रही है एनडीए में, तो कई बार राजनीतिक अटकलें लगाई जाती हैं और उसी तरह की राजनीतिक अटकलें इस मुलाकात के बाद भी लगाई जा रही हैं। बिल्कुल, तो अब ये तमाम सवाल उठने लग गए हैं, अटकलें भी लगने शुरू हो गई हैं। अमिताभ जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। अमिताभ जी, ये सियासी हलचल तो देखिए महाराष्ट्र में बढ़ गई है इस मुलाकात के बाद, इसके क्या मायने जो ये अलग से समय मांगे गए? उद्धव ठाकरे अलग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करते हैं, अशोक चौहान से पूछा जाता है कि भाई क्या अलग से बात हुई, तो उन्होंने कहा ये तो उद्धव ठाकरे से पूछे। उद्धव ठाकरे बाद में बताते हैं कि उनकी हुई अलग से बात, वो क्या बात हुई होगी? देखिए, ये बात छुपी नहीं है कि उद्धव ठाकरे सरकार बनने के पहले, शिवसेना जब महाविकास आघाड़ी का हिस्सा बना उसके पहले तक बीजेपी और खासकर प्रधानमंत्री मोदी से उद्धव ठाकरे और ठाकरे परिवार के संबंध खासे अच्छे रहे हैं। और आपको मैं बता दूं, आज से 11 साल पहले जब एक गुजरात में अनशन किया था, तब के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में 3 दिन का जो कहा गया था कि स्टेपिंग स्टोन है उनके प्रधानमंत्री पद की दावेदारी का, उस समय भी उद्धव ठाकरे पहुंचे थे वहां पर उनको मजबूती देने के लिए। इनके प्रधानमंत्री पद के दावे को भी काफ़ी मजबूती दी थी। हाँ, सीटों के बंटवारे को लेकर, मुख्यमंत्री पद को लेकर अड़चने आई, लेकिन तल्खियां भी काफ़ी बढ़ गई थी जब सामना में भी और तमाम जो मुख्यमंत्री की तरफ से बयान आए थे वो प्रधानमंत्री के शासनकाल की तरफ सीधा सीधा इशारा कर रहे थे और उनकी निंदा कर रहे थे। लेकिन महाविकास आघाड़ी में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ये पूरे महाराष्ट्र की जनता भी जानती है। और आपने देखा होगा कि सीधे सीधे बहुत ज़्यादा हमले भी केंद्र सरकार की तरफ से उद्धव पर नहीं हो रहे हैं। तो अब ये 1-to-1 मुलाकात के समय मांगना अशोक चौहान और अजीत पवार से अलग हटकर
प्रधानमंत्री के साथ अगर 10 मिनट भी मुलाकात होती है तो जाहिर है ये तल्खियाँ कम करने में काम आएंगी। बातचीत जो भी हो, लेकिन मुझे लगता है आपस में जब सामने सामना होता है तो तमाम तल्खियाँ जो पिछले कुछ दिनों में जो तल्खियाँ बढ़ी, जो बयान लोगों के आते गए, संजय रावत के बयान आते गए, इन तमाम विषयों को लेकर जो तल्खियाँ बढ़ी थी, हो सकता है वो तल्खियाँ धुल गई हो इस 1-to-1 मुलाकात के बाद। नीरज भी साथ हैं। नीरज, चौहान और अजीत पवार भी देखिए इस बैठक में शामिल थे। उन्होंने क्या मुद्दे उठाए जब आज ये बैठक हुई? देखिए, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जो प्रतिनिधि मंडल की मुलाकात हुई तो उसमें मराठा आरक्षण का मसला मजबूती से उठाया है उद्धव ठाकरे ने। और न सिर्फ आज की बैठक में, आपको याद होगा कि हफ्ते भर पहले शिवसेना के मुखपत्र में भी इस बात की पुरजोर वकालत की गई थी कि मराठा आरक्षण की लड़ाई दिल्ली में लड़ी जाएगी। और उसके बाद ये बैठक हुई है और बैठक में मराठा आरक्षण में ये बार बार मांग दोहराई गई है कि जो शैक्षणिक और सामाजिक तौर पे पिछड़ा समुदाय है, मराठा समुदाय, उसको उस श्रेणी में रखा जाए ताकि आरक्षण की सीमा को बढ़ाया जा सके। 2018 में महाराष्ट्र सरकार की तरफ से मराठा समुदाय को आरक्षण दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट से सरकार को झटका लगा। केंद्र से उम्मीद केंद्र से उम्मीद है कि इस तरह की व्यवस्था की जाए ताकि उस समुदाय को आरक्षण दिया जाए, भले ही एक सीमा जो है 50% की वो बढ़ जाए। लेकिन केंद्र सरकार के लिए चुनौती ये है कि अगर इस तरह की मांग अगर केंद्र सरकार मानता है तो कई राज्यों में इस तरह के छोटे छोटे समुदाय जो हैं वो मांग करने लगेंगे कि आरक्षण दिया जाए और वो केंद्र के लिए ठीक नहीं होगा और आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर राजनीतिक तौर पे सुर्खियों में आ जाएगा। तो केंद्र के लिए चुनौती ये है। महाराष्ट्र के दूसरे मसलों पे भी दोनों नेताओं की चर्चा हुई। महाराष्ट्र सरकार के प्रतिनिधि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो पहुंचे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच बातचीत हुई है। आपसे जिक्र किया था थोड़ी देर पहले कि जीएसटी के मसले पर जो बकाया राशि है उसकी भी मांग उद्धव ठाकरे की तरफ से केंद्र सरकार से की गई। और भी कई बिंदु थे जिन पे इन तमाम नेताओं की बातचीत हुई है। लेकिन बातचीत के बाद जो निजी मुलाकात हुई है वो अपने आप में कहीं ना कहीं ये सोचने पे मजबूर करते हैं कि जो क्या तल्खी कम करने की कोशिश थी, क्या भविष्य के लिए कोई संकेत दिया गया है, क्या महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस अब से थोड़ी देर पहले जो हुई है उसमें आपने एक बात ध्यान रखा होगा कि उद्धव ठाकरे ने इस बात की कोशिश की कि महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में 3 महत्वपूर्ण जो पार्टियां हैं उन तीनों पार्टियों को यहाँ संतुलित तौर पे बोलने का मौका दिया जाए। उद्धव ठाकरे शिवसेना से, एनसीपी से अजीत पवार और तीसरे नंबर जो अशोक चौहान कांग्रेस पार्टी से, तो इसको तो संतुलित तौर पे साधा गया। हालांकि आने वाले दिनों में बीजेपी और शिवसेना के बीच कोई खिचड़ी पकती है कि नहीं, इस बात की संभावना तो वक्त जी ठीक है। नीरज, रहिए जरा आप साथ, जरा एक बार सुनवा देते हैं कि जब ये सवाल पूछा गया कि क्या अलग से कोई मीटिंग हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उद्धव ठाकरे के साथ, उस पर उद्धव ठाकरे ने क्या कहा, जरा सुनिए। आप लोग की अलग मुलाकात हुई है, हाँ या ना? दूसरा सवाल हमारा ये हाँ या ना मतलब क्या, अदालत में क्या है? आपकी निजी मुलाकात नहीं, हाँ या ना का मतलब क्या, अदालत में क्या है? आप प्रतिनिधि मंडल के साथ मिले हैं? सुनो, ऐसा है कि ये बात कभी मैंने छुपाई नहीं और छुपाने की आवश्यकता नहीं। आज राजनीतिक रूप में देखें तो हम उनके साथ नहीं हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारा रिश्ता टूट गया है। मैंने कल भी बात कही थी, मेरे एक साक्षात्कार में शायद लोकसत्ता ने लिया था तब, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है कि मैं अगर मिलूँ, मैं कोई नवाज शरीफ से नहीं मिलने गया था, तो ऐसे अगर उनको कुछ मिले, मैं व्यक्तिगत रूप में मिलूँ, अगर मैं मिल भी लूँ, आज भी अभी मेरे साथी हैं उनको कहूँगा कि मुझे दोबारा जाकर मिलना है, तो गलत बात क्या है उसमें? अमिताभ जी, देखिए यहाँ पर तल्खियां कुछ तो ऐसे संकेत दिख रहे हैं, क्योंकि भाई ये बात तो अशोक चौहान को भी पता होनी चाहिए थी कि मुलाकात हुई है। जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा भाई उद्धव ठाकरे से पूछे। उद्धव ठाकरे से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा नवाज शरीफ से नहीं मिले हैं और रिश्ते हमारे बिगड़े कब थे। देखिए, एक बहुत पुराना हिंदी फिल्म का गाना है, इशारों को अगर समझो राज को राज ही रहने दो। ये गाना ही काफ़ी कुछ कह जाता है, क्योंकि अगर मुलाकात की बात मान रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के साथ उन दोनों नेताओं के अलग हटने के बाद 1-to-1, तो जाहिर है मुलाकात काफ़ी कुछ संदेश दे रही है, संकेत दे रही है, तल्खियों को कम करने वाली है। अब आने वाले दिनों में महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में क्या होगा नहीं मालूम, लेकिन पूरी दुनिया जानती है, महाराष्ट्र भी जानता है कि सब कुछ सही नहीं चल रहा है। और हो सकता है नीरज, यहाँ पर देखिए तल्खी कम करने की कोशिश रही होगी उद्धव ठाकरे की, यानी आप एक तरफ तो संभाल रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ बिगड़ता दिख रहा है। अशोक चौहान जिस तरीके से उन्होंने जवाब दिया
कि भाई ये सवाल तो उद्धव ठाकरे से पूछिए। आप साथ में आए हैं, साथ में आपने मीटिंग की, आप ये नहीं बता सकते कि उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अकेले मीटिंग हुई है या नहीं हुई। यानी एक तरफ अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उद्धव ठाकरे अपनी तलखी दूर करने के लिए पहुंचे, मान लीजिए, तो अशोक चौहान से तो ये तलखी बढ़ गई। अब दिख रहा है ऐसा। देखिए, अशोक चौहान इसे डाउन प्ले करना चाह रहे होंगे और नहीं चाह रहे होंगे कि महाराष्ट्र विकास अघाड़ी, वो भी कांग्रेस पार्टी का चेहरा होने के नाते वो इस तरह का कोई बयान दे कि जिससे आने वाले वक्त में महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के अंदर कोई मामला राजनीतिक तूल पकड़े और भविष्य में बीजेपी और शिवसेना सरकार की संभावना बने। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात है, कहते हैं कि महाराष्ट्र सरकार की कमान तो नेतृत्व भले ही संभाल रहे उद्धव ठाकरे, लेकिन कमान शरद पवार के हाथ में होती है और शरद पवार की अगर प्रधानमंत्री से कोई मुलाकात होती है तो वो अपने आप में कयासों वाली होती है और उस पर अटकलें लगाना ज़्यादा उचित होता है, क्योंकि उद्धव ठाकरे सरकार चलाते हैं और एक ऐसी छवि है कि शरद पवार उस सरकार की कमान को अपने हाथ में थामे हुए हैं और एक महत्वपूर्ण अलाई हैं वहाँ की सरकार को चलाने में। और कोई भी महत्वपूर्ण मसला होता है तो वो अपनी भूमिका बखूबी निभाते हैं शरद पवार, भले ही वो खुद सरकार का हिस्सा नहीं है, उनकी पार्टी सरकार का हिस्सा। एक और महत्वपूर्ण बात आपको याद होगा कि हाल के ही अशोक चौहान से बात करने की कोशिश की थी, जिस संदर्भ में हम बात भी कर रहे हैं, जरा वो एक बार सुनवा देते हैं कि जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि क्या अलग से कोई मीटिंग हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उद्धव ठाकरे के बीच, क्या कहा उन्होंने, जरा सुनिए। क्या कोई राजनीतिक संभावना तलाशने की भी बातचीत हुई? हालांकि आप तो महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के हिस्सा हैं, कई लोग कयास लगाते हैं कि दूसरे मसलों पे भी बातचीत हो सकती है। अलग से भी मुलाकात हुई? मेरे नॉलेज में नहीं कुछ बात। अलग से भी मुलाकात हुई दोनों नेताओं की? अलग से भी पीएम और सीएम मिले? आप पूछिए उनसे। तो ये जब सवाल सामने रखा गया, क्योंकि देखिए आज ही दिल्ली पहुंचे उद्धव ठाकरे, 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का तय कार्यक्रम था। उसके तहत ये नेता, जिसमें अशोक चौहान भी थे, वो साथ में जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलते हैं। जब मीटिंग खत्म होती है तो ये सवाल पूछा जाता है कि क्या उद्धव ठाकरे ने अलग से भी कोई वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात का मांगा क्या, जिसके जवाब में अशोक चौहान ने ऐसा जवाब उन्होंने दिया कि उन्हें पता नहीं है, इस बारे में आप उद्धव ठाकरे से पूछिए। और जब उद्धव ठाकरे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तब भी उन्होंने कुछ ऐसा ही जवाब दिया कि हमारे रिश्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खराब कब थे, कोई मैं नवाज शरीफ से मिलने तो नहीं गया। इस तरीके की बयानबाजी आज उन्होंने की जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने गए थे। नीरज हमारे साथ मौजूद है। नीरज, जिस तरीके से उद्धव ठाकरे बात रख रहे हैं, जिस तरीके से अशोक चौहान बात रख रहे हैं, इसको लेकर किस तरीके की सियासी हलचल महाराष्ट्र में अब बढ़ती हुई नजर आ रही है? देखिए, फौरी तौर पे कोई सियासी हलचल महाराष्ट्र में होगी इस बात की उम्मीद कम है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस लगातार बार बार महाराष्ट्र विकास अघाड़ी सरकार पे हमला करते रहते हैं। तो ऐसे में महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के जो घटक दल हैं उनकी तरफ से अगर कोई बयान आता, आपको याद होगा कि अनिल देशमुख का जब मसला आया था उस समय बहुत ही महाराष्ट्र विकास अघाड़ी सरकार के अंदर बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ था और उस समय ये सवाल बार बार पूछा जा रहा था और इस बात की संभावना भी बढ़ गई थी कि क्या उद्धव ठाकरे की पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बना सकते हैं, क्योंकि अनिल देशमुख का इस्तीफा लेने को एनसीपी बहुत हद तक तैयार पहले नहीं थी, बाद में उनका इस्तीफा हुआ। उसके बाद कोरोना संक्रमण का मामला बढ़ा, इसलिए राजनीतिक तौर पे जो कयास लगाए जा रहे थे वो बंद हो गए, कयास लगाना बंद हो गया। लेकिन अब जबकि ये मुलाकात हुई है तो इस मुलाकात के बाद आने वाले दिनों में देखना होगा कि क्या महाराष्ट्र विकास अघाड़ी का कोई घटक दल, खासकर कांग्रेस या एनसीपी की तरफ से इस मुलाकात पे कोई सवाल उठाया जाता है कि नहीं। हालांकि खुद उद्धव ठाकरे कह चुके हैं कि वो नवाज शरीफ से मिलने नहीं गए थे, देश के प्रधानमंत्री से मिलने गए थे। यानी अब देखिए सवाल इस बात पर ही उठ रहे हैं कि जो अलग से मीटिंग हुई उसमें आखिरकार क्या बातचीत हुई, इसको लेकर सियासी पारा महाराष्ट्र में बढ़ता हुआ दिख रहा है। जहां एक तरफ आज उद्धव ठाकरे की मुलाकात हुई, वहीं बंगाल बीजेपी के नेता शुवेंदु अधिकारी दिल्ली में हैं और आज उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। शुवेंदु अधिकारी आज ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिलेंगे। शाम 5 बजे का वक्त तय किया गया है जब उनसे उनकी मुलाकात होनी है। शुवेंदु अधिकारी आज सुबह सबसे पहले केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया से मिलने पहुंचे, जिन्होंने काफी अच्छी भूमिका बंगाल चुनाव में निभाई थी। दिल्ली दौरे पर आए शुवेंदु अधिकारी कल दोपहर 12 बजे पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। ये भी अब समय पहले निर्धारित नहीं था, लेकिन अब जो जानकारी सामने आ रही है कि 12 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिल सकते हैं शुवेंदु अधिकारी। जो टीएमसी का दावा है कि कई बीजेपी के विधायक उनके संपर्क में, वरिष्ठ नेता उनके संपर्क में, वो टीएमसी में जा सकते हैं, इसको लेकर कोई बातचीत हुई है? कोई नहीं, इसको लेकर पूरा बातचीत तो मैं मीडिया के सामने नहीं बोलूँगा, लेकिन इसके लिए कोई चर्चा नहीं है।
और टीएमसी ये सब काम कर रहा है, उसका पास तो 213 है। लेकिन सुन के रखिए, पिछले 5 साल टीएमसी ने असेंबली के अंदर बहुत हेराफेरी की। एंटी डिफेक्शन लॉ उधर इन्फोर्स नहीं हुआ। टीएमसी को कोशिश करने बोलिए। उस बार नेता प्रतिपक्ष था बी टीम कांग्रेस का, और साथ में सीपीएम था, बीजेपी नहीं था। इस बार नेता प्रतिपक्ष बीजेपी से है। लेकिन आपके खिलाफ तो चोरी का आरोप लगा दिया। हाँ, वो तो गंदा काम है, तो आपका भी आप स्वीकार करते हैं शुभेंदु अधिकारी। ये सब घटिया काम कर रहा है, जितना करेगा उतना भी गिरा। अभी तो 39% वोटर बीजेपी का पक्ष में आ गया, करीब करीब। ममता बनर्जी जितना ये सब काम गंदा काम, डेमोक्रेसी में ये सब नहीं होता। ये आप लालू प्रसाद जी का हालत देखना चाहिए ममता जी को। बहुत बहुत धन्यवाद। ये शुभेंदु अधिकारी, जिनका कहना है कि उन्होंने पूरी बात जो राजनीतिक हालात हैं पश्चिम बंगाल के, वो गृह मंत्री के सामने रखे हैं, जेपी नड्डा के सामने भी रखेंगे, और कल प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात होगी और वो मांग करेंगे। हस्तक्षेप हो रहा है, लेकिन आगे और भी कदम उठाए जाएंगे, इंतजार करना चाहिए। कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ यतेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में पाबंदियों में ढील मिलते ही हनुमानगढ़ी में पूजा करने के लिए लोगों की भारी भीड़ जुट गई। भीड़ इतनी हो गई कि वहां पूजा करने के लिए लोगों के बीच धक्का मुक्की तक की नौबत आ गई। इस दौरान वहां कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। कई लोग बिना मास्क के दिखे। सोशल डिस्टेंसिंग को तो लोग भूल ही गए। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हनुमानगढ़ी की, जहां पर भारी तादाद में देखिए लोग पहुंचे हैं, जबकि नियमतः 5 लोग ही एक बार में मंदिर जा सकते हैं। जो अनलॉक की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में शुरू हुई है, उसके तहत 5 लोगों को ही इजाजत मंदिर में अंदर जाने की है। लेकिन भारी भीड़ जिसको संभालने की कोशिश वहां प्रशासन की तरफ से हुई, लेकिन वो नाकाफी दिख रही थी, क्योंकि भारी तादाद में लोग हनुमानगढ़ी मंदिर के बाहर पहुंचे हैं और अंदर जाने के लिए लंबी कतार में खड़े नजर आए। कुछ लोग मास्क लगाए भी नजर नहीं आए, और सोशल डिस्टेंसिंग तो आपको दिख ही नहीं रही होगी इनके बीच। व्यवस्था दुरुस्त है नहीं, व्यवस्था दुरुस्त नहीं है। केवल लापरवाही बरत रहे हैं। लापरवाही के कारण से फिर आने वाले समय में फिर कोरोना महामारी और फैल सकती है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। वहां के एक मंडी में सब्जी खरीदने के लिए लोगों की भारी भीड़ जुट गई। देखकर लगा ही नहीं कि देश में कोरोना फैला हुआ है। कई लोग बिना मास्क के दिखे। सोशल डिस्टेंसिंग की बात ही छोड़ दीजिए। प्रशासन व्यवस्था चाहिए, यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। अभी क्या लगता है यहाँ लॉकडाउन कब खत्म होगा? लॉकडाउन अगर खत्म हो जाए तो कुछ समय में बीमारी का तो कोई उल्लंघन नहीं दिखाई दे रहा है। कार्रवाई में जो है मास्क नहीं लगा रहे हैं, समझ रहे हैं कि हल्का हो गया, और जब हल्का क्या हो गया, गोरखपुर इसी तरह लाक रहेगा जब तक 600 से की नीचे नहीं आएगा। यही है। अब ये है प्रशासन थोड़ा टाइट हो जाए तो सब लोग फिर वही जो है मास्क लगाना। सोचते हैं कि कोरोना खत्म हो गया है, लेकिन नहीं है, तो बहुत ज़्यादा भी है। लेकिन लोगों को अपने बारे में सोचना चाहिए और इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हमको जो है हर चीज़ से बचना चाहिए। वहीं ये तस्वीर सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं है। मुंबई के दादर सब्जी मंडी की भी जरा तस्वीरें आपको दिखा दें। वहां पर अनलॉक में लापरवाही की हैरान करने वाली तस्वीरें आई। मंडी में सब्जी खरीदने वालों की भारी भीड़ दिखी। इस दौरान लोग सिर्फ नाम के लिए मुंह पर मास्क लगाए रहे। सोशल डिस्टेंसिंग की किसी ने परवाह नहीं की। जमकर धज्जियां वहां पर कोरोना नियमों की उड़ी है। तो ये दादर सब्जी की तस्वीर मुंबई की हम आपको दिखा रहे हैं। ये कहा गया है लोगों से कि जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें, थोड़ा बचें बाहर निकलने से, और बाहर निकल रहे हैं तो मास्क जरूर लगा कर रखें। ऐसे में जब ये कहा गया कि 2-2 मास्क जरूरी है, लोग एक मास्क ही सही ढंग से लगाए नजर नहीं आए। सहित पूरे महाराष्ट्र में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की गई है। कई लेवल्स पे अनलॉक किए जा रहे हैं, लेकिन लोग अभी भी लापरवाही बरत रहे हैं, और यही वजह है कि प्रशासन सख्ती दिखाने पे तुला हुआ है। साथ तौर पे देखिए, ये दादर का मार्केट है। दादर के मार्केट में अब यहाँ पे देखें, ये 3 लोग आपको दिखाई पड़ जाएंगे, जिसमें ये लोग बिना मास्क के थे। यहाँ पे एक बात बताएं, मास्क कैमरा देखते ही उठाना है या फिर जिम्मेदारी बनती है आपकी? क्या बोलना, हम बोलने ना लोग। ये देखें, बिना मास्क के ही हैं, और आप भी जैसे ही कैमरा आपने देखा वैसे ही मास्क उठाएं। क्या आप लोग
सवाल ही नहीं आता उसमें। हम लोग लगा के ही रखते, दम घुटता है करके फिर थोड़ा टाइम के लिए खोलते। यहाँ पर देख लें, सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें तो वो यहाँ पे आपको दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन मार्केट में लोग जो हैं वो लापरवाही बरतते हुए दिखाई पड़ जाएंगे। अब ये व्यक्ति को देखें, ये भी बिना मास्क के, मास्क है लेकिन सीधे कैमरा देखते ही चढ़ाना होता है क्या मास्क? कैमरा देखते ही चढ़ाना होता है। आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि मास्क जो है वो हमेशा रहे। क्या कहेंगे? जवाब नहीं है, यही दिक्कत होती है, यही एक दिक्कत है। महाराष्ट्र में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने के बाद ठाणे में भी बाजार खुल रहे हैं। हालांकि सुबह के समय यहां सब्जी मंडी में काफी भीड़ दिखी। लोग कोरोना नियमों के पालन पर लापरवाह नजर आए। पूरे महाराष्ट्र में अनलॉक की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है, जहां पे 5 फेजेज में पूरे महाराष्ट्र में अनलॉकिंग की जाएगी। वहीं लेवल 1, 2, 3, 4, 5 में ये पूरी प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। थाने के इलाके में हम मौजूद हैं, जहां पे लेवल 2 के तहत यहां पे अनलॉकिंग का पूरा काम जो है वो शुरू कर दिया गया है। जो नॉन एसेंशियल शॉप्स हैं उनको भी खोल दिया गया है। मार्केट भी पूरी तरीके से जो है वो भरे हुए दिख रहे हैं आपको। जैसे ही महाराष्ट्र में अनलॉकिंग का प्रोसेस शुरू हुआ, भीड़ लगना शुरू हो गई है। नॉन एसेंशियल जो शॉप्स हैं वो भी खुलना शुरू हो गई हैं। वहीं लेवल 2 के तहत बहुत सारी रियायतें दी गई हैं, जहां पे मॉल्स, थिएटर्स 50% की कैपेसिटी पे खुल सकते हैं। नॉन एसेंशियल्स और एसेंशियल दुकानें जो है वो पूरी तरीके से पूरा दिन काम कर सकती हैं। वहीं मार्केट भी जो है वो पीछे हम दिखाएंगे, थाने का मार्केट है जहाँ पे लोग जो है वो अब बड़ी तादाद में आने लगे हैं। मगर सबसे बड़ी बात अभी भी यहाँ यही है कि जिस हिसाब से लोग घर से बाहर निकल रहे हैं वो सबसे बड़ा चिंता का विषय बनता जा रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज कोरोना के साथ लड़ाई में यही होगी कि आप मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। मगर जब मार्केट्स की बात आती है तो लोग भूल जाते हैं सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना। वहीं अनलॉक की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात कोरोना के साथ युद्ध में रही रहेगी कि लोग मास्क पहने और सामाजिक दूरी का ख्याल रखें, तभी कोरोना से जीत हो पाएगी।